वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। 33वें आलमी ओलंपिक्स का आगाज़ 26 जुलाई से फ्रांस में हो रहा है, जहां दुनिया भर के एथलीट समेत पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ओलंपिक्स से पहले बरतानिया में अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक अरशद नदीम ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे क्योंकि उन्हें गुज़श्ता 1 साल से घुटने में तकलीफ है। अरशद ने कहा है कि उन्होंने रीहैब के ज़रिए तकलीफ दूर करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ओलंपिक्स के मुकाबलों से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो पाएंगे। अरशद नदीम को उम्मीद है कि वो सर्जरी के बाद ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेंगे। अरशद नदीम इससे पहले बरतानिया में अपनी कोहनी की सर्जरी भी करवा चुके हैं। अरशद नदीम की इंजरी से यकीनन पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं मेडल्स लेने की, उन पर भी अब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि तशवीश का साया पड़ गया है, क्योंकि अरशद एक बहुत ही फैबुलस एथलीट हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं कि ये जेवलिन में पाकिस्तान के लिए कोई तमगा ज़रूर जीत पाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के जो ओलंपिक दस्ता है उस पर बात करेंगे और लाए हैं आपके लिए ओलंपिक्स पर खुसूसी रिपोर्ट्स और पाकिस्तान की फीमेल एथलीट्स पर भी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। ओलंपिक गेम्स के आगाज से पहले पेरिस हजारों एथलीट्स और तमाशाइयों की मेजबानी के अपने मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा है। ये तैयारियां क्या हैं और पेरिस के शहरी उन्हें कैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं इमरान जदून इस रिपोर्ट में। पेरिस रोशनियों का शहर 2024 के ओलंपिक्स के लिए जोशो खरोश से तैयारी कर रहा है। ये मशहूर तारीखी शहर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मेज़बानी और आलमी सतह पर अपनी भरपूर तारीख और सकाफत को दिखाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के लिए नए मकामात की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब खुली फ़ज़ा में दरियाए सेन के किनारे होगी। समर गेम्स की तारीख में यह पहला मौका है कि इफ्तिताही तकरीब किसी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे होगी। हम अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। तकमील पाने वाले कामों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मशहूर मकामात में जान आ रही है। हम पेरिस शहर में 60,000 से ज्यादा आर्जी नशिस्तें लगा रहे हैं। हमारा दुनिया के लिए एक पैगाम है, गेम्स के लिए तैयार हो जाएं और ये तारीखी होंगे। शहर की इंतजामिया खेलों के दौरान सयाहों की आमद से फ़ायदा उठाने के लिए खुसूसी प्रमोशंस और तकरीबात के मंसूबे पर काम कर रही है। एथलीट्स और सयाहों के लिए यादगारी अशिया और दूसरे तहाइफ खरीदने के लिए मेगा स्टोर्स होंगे, जो पेरिस ओलंपिक्स में उनकी यादों को हमेशा उनके साथ रखेंगे। There will be 150 stores. पेरिस शहर के मकामात और मरकज में 150 स्टोर्स होंगे और ये इवेंट खास है क्योंकि ये पेरिस के सबसे मशहूर एवेन्यू शॉज़-एलिज़े पर होगा और शायद ये दुनिया के लिए पेरिस की एक बड़ी तस्वीर है, लिहाजा ये अहम है। ये एक मेगा स्टोर है जो टिकट होल्डर्स और आम लोगों के लिए भी खुला होगा। खेलों की तकरीबात और खरीदारी के अलावा पेरिस गेम्स को मनाने के लिए कई सकाफती प्रोग्राम्स का भी मंसूबा बनाया गया है। आर्ट की नुमाइशों से लेकर मौसीकी तक शहर सयाहों और मकामी लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए पुरजोश है। पेरिस मुकम्मल तौर पर ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार है। हमें लगता है कि लोग इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हम हर जगह ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि शहर की रौनक नाकाबिले यकीन है और हम अपने दिन से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और हमने इसके लिए वक्त निकाला और ये यकीनन इंतजार के काबिल है। ओलंपिक गेम्स के शुरू होने में अब 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। पेरिस एक यादगार और मशहूर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। शहर की तारीख, सकाफत और जदीद सहूलियात का इम्तिजाज खिलाड़ियों और तमाशाइयों को इकट्ठे होने और खेल के जज्बे का जश्न मनाने के लिए एक शानदार माहौल फराहम करेगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे पेरिस तैयारियां कर रहा है ओलंपिक्स की और कैसे पेरिस के रिहायशी और वहां आने वाले सयाह इस बारे में बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं। साथ ही पेरिस के बहुत से रिहायशी ओलंपिक्स के दौरान पेरिस को छोड़ने का इरादा भी रखते हैं। इसकी वजह इस दौरान ओलंपिक्स मुकाबलों को देखने के लिए आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद है, जिन्हें पेरिस जैसे महंगे शहर में रिहाइश की ज़रूरत होगी। मकामी लोगों के लिए ये अपने अपार्टमेंट्स को किराए पर देकर इजाफी रकम कमाने
का एक मौका है। ऐसे ही एक मकामी रहायशी जिनके एक बेडरूम के अपार्टमेंट का किराया एयरबीएनबी पर अब अगर अप्रैल की बात की जाए तो 100 यूरो योमिया से कम था, अब 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इन खेलों के दौरान उन्हें 330 यूरो तक का योमिया किराया एयरबीएनबी पर रेंट करके मिल सकता है। Parce que si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de monde à Paris, qu'en plus il fait chaud à Paris pendant cette période. मैं जो समझता हूँ वो ये कि पेरिस में बहुत सारे लोग होंगे। इसके अलावा इस अरसे के दौरान पेरिस में गर्मी भी होगी, घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल होगा और शहर में रहना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। मैं ऐसी जगह रहने को तरजीह देता हूँ जहाँ कम लोग हों और जो पुरसुकून हो कि काम कर सकूँ, क्योंकि कंपनी हमें घर से काम करने का मशवरा दे रही है और इस अपार्टमेंट में घर से 3 हफ्ते काम करना जरा मुश्किल होगा। On a beaucoup de propriétaires qui souhaitent louer le logement. बहुत सारे मालिकान हैं जो अपनी रिहाइश किराए पर देना चाहते हैं और हमारा बिजनेस जो चीज मुहैया करता है वो है मालिकान के लिए वक्त की बचत। अपार्टमेंट का इंतजाम मालिक के लिए औसतन 70 घंटे फी महीना होता है। हमारी सर्विस तमाम तर तजुर्बाकारी और वक्त इस ही मकसद पर लगाती है। हम 24 घंटे की सर्विस पेश करते हैं और हम अपार्टमेंट के किराए के इंतजाम के लिए अपने तमाम आलात इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक गेम्स और तनाज़ात का चोली दामन का साथ रहा है। कभी किसी मुल्क के खिलाड़ी डोपिंग से मुतल्लिक सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं और कभी दीगर अनोखी वजूहात की वजह से। फायजा बुखारी इस रिपोर्ट में ओलंपिक्स की तारीख के कुछ मशहूर स्कैंडल्स और तनाज़ात के बारे में बता रही हैं। ओलंपिक गेम्स और खिलाड़ियों का तज़किरा, ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल या डोपिंग स्कैंडल्स का जिक्र किए बगैर अमूमन नामुकम्मल रहा है। कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल पर जीते हुए मेडल्स की वापसी, ओलंपिक्स में शिरकत पर पाबंदी वगैरह कई ओलंपिक खिलाड़ियों की बदकिस्मती बनी। लेकिन मैं आपको डोपिंग के मसाइल से हट कर कुछ ऐसे अनोखे वाक़यात के बारे में बताऊंगी जो ओलंपिक खेलों की तारीख के बड़े तनाज़ात और स्कैंडल्स बने। जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड यानी नस्ल परस्ती पर मबनी निज़ामी हुकूमत की वजह से उन्हें 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के मौके पर खेलों के इस आलमी इवेंट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वो 30 साल तक ओलंपिक खेलों से बाहर रहे। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान फलस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप ब्लैक सितंबर के 8 अरकान ने ओलंपिक विलेज में घुसकर इसराइली ओलंपिक टीम के 2 अरकान को कत्ल और दीगर 9 को यरगमाल बना लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम यरगमाल, 5 दहशतगर्द और 1 पुलिस अफसर मारा गया, यानी कुल 17 अफराद की हलाकत। इसे ओलंपिक खेलों की तारीख के स्याह तरीन वाकयात में से एक कहा जाता है। 1980 में जब सर्द जंग उरूज पर थी तो सोवियत ब्लॉक के मरकज मॉस्को में मुनक्किद किए जाने वाले ओलंपिक्स का अमेरिका समेत बहुत से ममालिक ने बॉयकॉट किया, जिसकी एक बड़ी वजह सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमला भी था। गो के इन खेलों में मेजबान मुल्क ने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए, लेकिन उनके खिलाड़ियों पर डोपिंग के इल्जामात लगाए गए। 1988 में जनूबी कोरिया में अमेरिकी बॉक्सर रॉय जोन्स जूनियर और जनूबी कोरिया के बॉक्सर पार्क सी हन के दरमियान बॉक्सिंग मैच के फैसले को ओलंपिक की तारीख के सबसे हैरान कुन तरीन फैसलों में से एक कहा जाता है। अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने हरीफ के 32 मुक्कों के जवाब में 86 मुक्कों से वाज़ेह सबकत हासिल की। इसके बावजूद 3 में से 2 जजेस ने जनूबी कोरिया के बॉक्सर को फातेह करार दिया। बाद में ये बात सामने आई कि जनूबी कोरियाई हुकाम ने उन जजेस को खूब खिलाया पिलाया था। 1994 के ओलंपिक खेलों में अमेरिकी फिगर स्केटर टोनिया हार्डिंग पर उस वक्त ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई जब उन पर अपनी साथी स्केटर नैन्सी कैरिगन पर हमले की मंसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाया गया। लेकिन बाद में उनके साबिका शौहर, बॉडीगार्ड और दीगर 2 अफराद को इस हमले में मुलविस पाया गया था। इस वाक़े पर ऑस्कर के लिए नामजद फिल्म आई टोनिया भी बनाई गई। यूनान में होने वाले 2004 के ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ जारी थी। ब्राजील के खिलाड़ी वेंडरली दो लीमा की जीत यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक एक साबिका और मुतनाज़े आयरिश पादरी नील हॉरन ने उन पर हमला कर दिया। इसमें उनका कीमती वक्त जाया हुआ और सोने के तमगे के बजाय वो कांसी का तमगा हासिल कर पाए। वेंडरली की इस बुरी याद का अजाला शायद 2016 रियो ओलंपिक्स में उस वक्त हो गया जब उन्हें खेल की शमा रोशन करने का एजाज हासिल हुआ। रियो डी जेनेरो के 2016 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 4 अमेरिकी तैराकों ने यह दावा किया कि गैस स्टेशन के बाहर पुलिस का रूप धार कर कुछ मुसल्लह डाकुओं ने उन पर बंदूक तानी और उन्हें लूट लिया।
लेकिन यह हकीकत सामने आई कि उन्होंने एक गैस स्टेशन के बाहर तोड़ फोड़ की, जिस पर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे नुकसान भरने का मुतालबा किया था। खिलाड़ियों पर 4 से 10 माह तक स्विमिंग के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई थी। ओलंपिक्स में डोपिंग या कारकर्दगी बढ़ाने वाले ममनुआ मुरक्कबात के इस्तेमाल की बात की जाए तो रूस इसमें सबसे ज्यादा मुलव्विस पाया गया है। चीन भी डोपिंग स्कैंडल्स की जद में रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मुताद्दिद चीनी तैराकों के खिलाफ एक क्रिमिनल इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिनके डोपिंग टेस्ट तो मुस्बत हुए, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनसे मेडल्स वापस लिए गए और ना ही उन्हें ओलंपिक से बैन किया गया। क्या आपको किसी ओलंपिक गेम में पेश आने वाला कोई अनोखा वाकया याद है? हमसे जरूर शेयर कीजिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए 7 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इस बार पाकिस्तान की जानिब से 3 खवातीन खिलाड़ी भी शिरकत कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के ओलंपिक्स में पहली बार पाकिस्तान के लिए कोई खातून तमगा जीत पाएंगी। सबा शाह खान हमें बता रही हैं कि पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड में शरीक खवातीन कौन हैं और उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी ओलंपिक स्क्वाड में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जो पेरिस में अपने अपने खेलों के इवेंट्स में पाकिस्तान की जानिब से पहली बार शिरकत करेंगी। सबसे पहले हैं 21 साला निशानाबाज किशमाला तलत, जिन्होंने ओलंपिक्स के 10 और 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया और इन इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। एक टैबू रहा है हमारे पाकिस्तान में कि गर्ल्स फॉर द होम गर्लिश थिंग्स, डॉल्स वगैरह और बॉयज़ विद द गन्स एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ मतलब वो यहाँ पे आके वो देख के वो एक जो है स्टीरियोटाइप आपका टूटता है। आप देखते हैं कि नहीं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। अगरचे किशमाला कौमी सतह पर दर्जनों और बैन अल-अक़वामी सतह पर 4 तमगे जीत चुकी हैं, पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें सख्त मुकाबले का सामना होगा। उनका 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की आलमी रैंकिंग में 37वां नंबर है, जबकि 25 मीटर इवेंट्स में 41वां नंबर है। एक फौजी घराने से ताल्लुक रखने वाली किशमाला जेहलम में एक फौजी मरकज के अफसरान और एक गैर मुल्की कोच से तरबियत हासिल कर रही हैं। मतलब कि मैं कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। कि वो इस टाइप की थी ना कि मतलब ये जो लोग ये लोग करें, क्योंकि बड़ा भाई था ना, वो देखती थी कि भाई क्रिकेट खेल रहा है तो ये तो मैं भी खेल सकती हूँ, उसने वो खेलनी है। फुटबॉल खेल रहा है, ये तो मैं भी खेलूँगी, ये तो मैं भी खेल सकती हूँ। किशमाला के साथ शूटिंग इवेंट्स में उनकी टीम के साथी GM बशीर और गुलफाम जोसेफ भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को इन तीनों खिलाड़ियों से अपने इवेंट्स में तमगा जीतने की उम्मीद है। पाकिस्तान के झंडे तले किशमाला के साथ एथलीट फायका रियाज भी होंगी, जिन्हें ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए किसी मुल्क या खिलाड़ी को किसी इवेंट में, चाहे वो मयारी अहलियत के तकाज़ों को पूरा ना भी करता हो, शिरकत की दावत दी जाती है। इस्लामाबाद में फायका रियाज ओलंपिक्स की तैयारी के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, जहां वो 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में शिरकत करेंगी। उन्हें पाकिस्तान की स्प्रिंट क्वीन का खिताब हासिल है। गुज़िश्ता दिसंबर में अटक में होने वाली कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने तलाई तमगा जीता था। ताहम फायका ने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत फील्ड हॉकी से 2016 में की थी। तब वो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैंप में शामिल थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने हॉकी को छोड़कर ट्रैक एंड फील्ड पर तवज्जो देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इनफरादी परफॉर्मेंस देकर जीतना चाहती हैं। इंसान को दिमाग से ज़रूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इवन कि अभी मैं बेशक मैं उनके साथ बैठ के, मुझे पता है कि वो बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरा जो कोच है उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा माइंड मोटिवेट कर दिया कि मैं उनके साथ बैठूँगी तो इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से बैठूँगी कि मैं अपना बेस्ट करके वहाँ से आऊँ। फायका की कोच का कहना है कि वो मेहनत कर रही हैं और उनकी तैयारी पूरी है। फायका पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस ओलंपिक्स में बीट करने की उम्मीद रखती हैं। पाकिस्तान के 2 और खिलाड़ी जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, उनमें मोहम्मद अहमद दुरानी और जहांआरा नबी शामिल हैं। ये दोनों एथलीट्स 200 मीटर स्विमिंग इवेंट्स में शिरकत करेंगे। जहांआरा नबी स्विमिंग में पाकिस्तान में कई नेशनल रिकॉर्ड्स बना चुकी हैं और पाकिस्तान की आलमी मुकाबलों में नुमाइंदगी कर चुकी हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने पहली बार 1948 में लंदन में होने वाले समर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। हर 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स में पहला मेडल जीतने के लिए पाकिस्तान को 8 साल इंतजार करना पड़ा था, जो पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम ने 1956 में चांदी का तमगा जीतकर ख़त्म किया। पाकिस्तान अब तक ओलंपिक्स में 10 बार तमगा जीतने में कामयाब हुआ है, जिसमें से सिर्फ 2 बार किसी खिलाड़ी ने इनफरादी तमगा जीता है, जबकि बाकी 8 दफ़ा पाकिस्तान को ये कामयाबी मेंस हॉकी के खेल में मिली है। नॉन टीम स्पोर्ट में पाकिस्तान का पहला तमगा मोहम्मद बशीर ने 1960 में जीता था, जब उन्हें 73 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी में कांसी का तमगा मिला। पाकिस्तान के लिए इनफरादी स्पोर्ट्स में दूसरा तमगा बॉक्सर हुसैन शाह ने 1988 में जीता था। ये भी कांसी का तमगा था। हॉकी में पाकिस्तान ने 1956 में चांदी, 1960 में कांसी, 1964 में चांदी, 1968 में सोने, 1972 में चांदी, 1976 में कांसी, 1984 में सोने और 1992 में कांसी का तमगा जीता था। 18 साल के मोहम्मद अहमद दुरानी पेरिस में ओलंपिक्स में तैराकी के 200 मीटर के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उन्हें वाइल्ड कार्ड पर इस इवेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है और मोहम्मद अहमद ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिलने पर क्या कहते हैं, जानने की कोशिश की सबा खान ने। सिर्फ चंद ऐसे मुकाबले हैं जिनमें एथलीट हिस्सा ले सकता है और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें फीना पॉइंट्स दिए जाते हैं और एक दिए गए अरसे के बाद जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं उसे मुंतखब कर लिया जाता है। लिहाजा 3 एथलीट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन्हें उन मुकाबलों में शिरकत की इजाजत दी गई थी। खुशकिस्मती से मैं उनमें से एक था। आप दुबई में रहते हैं और हमेशा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए कैसे सेलेक्ट हुए और ये कैसे है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दुबई की नहीं? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मिस्र में भी, लेकिन ज्यादातर दुबई में। लेकिन मैं हर वक्त KPK और पेशावर जाता रहता हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तान से एक गहरा ताल्लुक महसूस किया है और मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी अगर मैं किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करूँ। मैं पाकिस्तान में कौमी मुकाबलों में 12 साल की उम्र से हिस्सा ले रहा हूँ। मेरी पहली रेस 50 बर्स्ट स्ट्रोक 2018 में थी। तब से मैं हर साल मुकाबलों में हिस्सा लेता आया हूँ। What do you think is the reason that we don't see athletes? क्या वजह है कि हम पाकिस्तान से उस लेवल के एथलीट्स निकलते नहीं देखते जो आलमी मुकाबलों तक, ओलंपिक्स तक पहुँच सकें? Competitions and are able to make it to Olympics. मैंने खुद पेशावर में देखा है कि वहाँ बहुत ज्यादा रॉ टैलेंट मौजूद है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है और मेरे ख्याल से ये वही चीज है जिसमें पाकिस्तान पीछे है। हमारे यहाँ सलाहियतों को बेहतर बनाने पर काम करने का ऐसा निजाम मौजूद नहीं जैसा सिंगापुर और दुबई जैसे मुल्कों में है। इसलिए नौजवान और उभरते हुए एथलीट्स के लिए आला तरीन मकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब आप नेशनल लेवल पर कम्पीट करते हैं और आप मकामी एथलीट से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? आपको वो क्या सहूलियात मैसर हैं जो उन्हें नहीं? अक्सर समझा जाता है कि दुबई में बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं, जो कि दुरुस्त भी है। वहाँ सहूलियात पाकिस्तान जैसे मुल्कों से बहुत बेहतर हैं। ताहम मैं समझता हूँ कि एथलीट पर भी मुनस्सर है। मुझे लगता है कि मुझे जो एडवांटेज हासिल है वो उसमें है कि मेरे लिए स्विमिंग पूल्स ढूंढना ज्यादा आसान है और ट्रेनिंग के लिए मुझे कोचेस की एक बड़ी वैरायटी दस्तयाब है, जबकि पाकिस्तान में आप इस हवाले से महदूद हैं कि आप ट्रेनिंग कहाँ जाकर करेंगे और किसके साथ। How important is the fitness? फिटनेस कितनी जरूरी है? कहा जाता है कि फिटनेस हर खेल के लिए अहम है। आपका क्या रूटीन रहता है? आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं और पानी के अंदर कितनी ट्रेनिंग करते हैं? And how many hours do you train in the water? So swimming is a unique sport because तैराकी एक मुनफरिद खेल है क्योंकि दूसरे खेलों के मुकाबले में आपको ज्यादा सांस लेना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे आपकी रफ्तार कम हो जाती है, तो आपकी एरोबिक की सलाहियत बेहतरीन होनी चाहिए। मैं हर हफ्ते 9 बार ट्रेनिंग करता हूँ। हर सेशन 2 से 2.5 घंटे का होता है। 1 या 2 सेशन जिम में होते हैं जिसमें मैं पानी में अपनी सलाहियतों को बेहतर करने पर काम करता हूँ। आप सिर्फ 18 साल के हैं। आपका गोल क्या है और अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? Next 5 years. The goal right now. इस वक्त मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र काम करूं, कौमी रिकॉर्ड तोड़ूं और दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैलेंट मौजूद है और ये कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से हम कितना आगे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में 5 साल बाद 2028 में मैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए ट्राई करूंगा। वो आइडियल वक्त होगा क्योंकि जब एक स्विमर 22 से 24 साल का होता है तो वो उसका बेहतरीन वक्त होता है, तो वो मेरे लिए मेडल जीतने का बेहतरीन चांस होगा।
मोहम्मद अहमद दुरानी ने बात की कि पाकिस्तान के रॉ टैलेंट की जो अक्सर सहूलियात ना होने के बायस सामने आने से महरूम रह जाता है। पाकिस्तान में खेलों के मौक़े तमाम आबादी के लिए ही नाकाफ़ी हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो ये ना होने के बराबर हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में खेल नामी एक इदारा कई बरसों से बच्चों को जिमनास्टिक्स सिखा रहा है। यहाँ जिमनास्टिक्स सीखने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ, जिनका कहना है कि इस खेल से उनकी ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, वो क्या कहती हैं, देखिए सिद्र डार और खलील अहमद की रिपोर्ट। गली गली में देख के ऐसे स्कूल में ऐसे जाग के जाती थी, देखती थी कि बॉयज़ कर रहे, उधर से इधर गुलंटियाँ मार रहे, तो मुझे भी मारने का शौक था, फिर मैं इधर आई। ये 9वीं जमात की तालिबा सोनिया और उनकी बहन अनवारा हैं। ये बहनें कराची के पसमानदा इलाके मच्छर कॉलोनी की रिहायशी हैं, जहां कम उम्र बच्चों का मेहनत मजदूरी करना आम है। 8 साल कबल इनकी जिंदगी में उस वक्त एक मुस्बत तब्दीली आई जब इन्होंने जिम्नास्टिक सीखना शुरू किया। हमारे गले में मेरे अम्मी को पुप्पी लगती है, वो भी उसने भी बोला, मेरे अम्मी के भाई ने भी बोला, मेरे अम्मी के बहन ने भी बोला, मतलब मेरा मामा मेरा खाला ने बोला, बोले कि अपनी बेटियों को जिम्नास्टिक से निकालो, कंपनी में लगवाओ। फिर अम्मी ने तो बोला ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बेटियों को काम पे नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी और जिम्नास्टिक करवाऊंगी। अम्मा अब्बा लोगों की बात सुन के कभी कहते थे कि नहीं करो, निकल जाओ, मैं कहती हूँ नहीं, उन लोग बोलते रहेंगे, हम लोग करें तो उन लोग को जलन होता है, हम लोग करके आगे बढ़ेंगे तब उन लोग को पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। खेल कोई भी हो, ये जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। जब बात लड़कियों की आए तो उनके लिए मखसूस खेल ही जहन में आते हैं, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सरफहरिस्त हैं। लेकिन इस जगह जिम्नास्टिक जैसे मुश्किल और पुरमुशक्कत खेल में सिर्फ लड़कियां ही नजर आ रही हैं, जिन्होंने बरसों की मेहनत के बाद खुद को हर मुकाबले में जीत के लिए तैयार कर रखा है। ये बच्चियां जहां प्रैक्टिस करती हैं, इसका नाम खेल है। खेल 2012 में पसमानदा कम्युनिटीज़ की फलाह के लिए कायम होने वाली इम्कान वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। इसका मकसद बच्चों को मुस्बत और सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियों के लिए एक महफूज माहौल और मौका फराहम करना था। अब यहाँ बहुत से बच्चे तालीम के साथ जिम्नास्टिक में भी माहिर हो चुके हैं। जहाँ तक इनके जिम्नास्टिक्स का ताल्लुक है, जिम्नास्टिक्स एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म का स्पोर्ट है, इन द सेंस कि यहाँ हमारे यहाँ ना फैसिलिटीज़ है, ना पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी है। तो ये कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनके साथ जिम्नास्टिक्स, जब तो गिनती के आप एक आधा कोई जिम्नास्ट था यहाँ, एक आपकी जिम्नास्ट हैं जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके अलावा आपको नहीं मिलते कोई। सहूलतों और मौक़ों का तकरीबन ना होना और ख़वातीन कोचेस की कमी के बावजूद ये बच्चियाँ पुरुम्मीद हैं कि इस खेल से वो अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल दोनों बदल सकती हैं। अगर मैं जिम्नास्टिक नहीं करती तो मुझे और भी जो हम लोग बाहर जाते हैं ना, वो देखने का मौका नहीं मिलता। अभी हम लोग जिम्नास्टिक में आए, इसलिए बाहर हर जगह देखने का मौका मिला। मतलब हम लोग इस बंगाली पाड़े को भी देखते रहते। अभी हम लोग जिम्नास्टिक में लगे तो बाहर जा रहे, बाहर मतलब लोगों से मिल रहे, इतना हम लोग का वो हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं छोटी थी, कुछ नहीं आता था, पढ़ाई करना नहीं आती थी, अब यहाँ आके मैं जिम्नास्टिक सीख गई। अब मेरी कितनी अच्छी बॉडी है और मुझे भी पढ़ाई करना आते, मैं बाहर जाती हूँ, खेलती हूँ, लोगों को देखती हूँ और अभी मैं बहुत खुश भी हूँ। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। मोहम्मद आतिफ को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।